हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इंडिया के टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कल की ही क्लास को आगे ही बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन एक टॉपिक पढ़ रहे थे। आज उसके सेकेंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। सुपर टीटी एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। तो जब तक आप पहले पार्ट के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी समझने में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा तो आप चीज़ों के बारे में भी जान जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम अतुल त्रिपाठी है। मेरे पास पिछले कई वर्षों का एक अनुभव है टीचिंग का, खासकर टेट, सीटेट, सुपर टीटी और जितने भी सीटीटी में जो भी विषय आपकी पेडागोजी वाले हैं, जैसे आप ईवीएस में पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, मैं उस पर लगातार पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। अब मैं अपनी पूरी क्लासेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सब मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज है मेरे भाई, तो आपको बताऊं कि आपको यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा फुली स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं और आपको प्रिपरेशन में बहुत मदद प्रदान करता है। अनलिमिटेड एक्सेस, जिस भी डिवाइस में आपने सब्सक्राइब किया होता है वहाँ पर आप एक से अधिक बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया के बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनके फ्री क्लासेस देखने का आपको मौका भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आप सीटेट पेपर सेकंड की बात करें तो कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। अगर आप प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें और मैथमेटिक्स की बात करें तो ये सब अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे भाई आप सब देख सकते हैं, इन सभी क्लासेज को देख सकते हैं। अगर बात करें कंप्रेसिव सिलेबस की, तो कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत सीटीटी पेपर सेकंड में अगर आप देखें तो सीटेट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको 33 कोर्सेज, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 33 कोर्सेज, पेपर सेकंड के अंतर्गत 19 कोर्सेज और यूपीटीटी पेपर सेकंड के अंतर्गत 18 कोर्सेज तथा सुपर टीटी के अंतर्गत 13 कोर्सेज इंक्लूड मिलते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें ईवीएस, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं। अनअकैडमी को ज्वाइन करने का एडवांटेज क्या है मेरे भाई, तो एडवांटेज ये है आपका कि आपको शेड्यूल्ड वाइज पूरा वर्क प्लान मिलता है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, आप एक से अधिक बार क्लासेज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ अपने एजुकेटर से बराबर इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपना आंसर लाइव पोल के द्वारा दे सकते हैं। साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं और पूरा लर्निंग मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है। मेरे भाई, अगर आप इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप कोई प्लान चूज करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार ये 2 प्लान बहुत अच्छे हैं, एक 12 मंथ का और दूसरा 24 मंथ का है ना। क्योंकि 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्स में आपको पूरा सिलेबस, पीडीएफ और बहुत सारे क्वेश्चंस ये सब मिल जाते हैं। आपको 12 मंथ के लिए पे करना होता है 6,000 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और इस डिस्काउंट के साथ आपको पे करना होता है 5,400 रुपये। मेरे भाई, कोर्स 24 मंथ का है, इसके लिए आपको पे करना होता है 7,200 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करते हैं तो आपको 6,480 रुपये पे करना होता है। इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन के दौरान हमारा कोड जरूर यूज करें। अतुल हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है, आप इसे यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 2 प्लान बहुत ही अच्छे प्लान हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये 2 प्लान बहुत ही अच्छे हैं, आप इन दोनों प्लान को देख सकते हैं। एक 12 मंथ का प्लान है और दूसरा प्लान जो है
वो 24 बंद का है। ठीक है, ठीक है, चले ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, चले शुरू करते हैं। आज ये टॉपिक विद्यालय प्रबंधन एवं संसाधन का सेकेंड पार्ट है। स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन। आज इसके सेकेंड पार्ट पर हमारी चर्चा होगी। कल हम लोगों ने इसके पहले पार्ट पे चर्चा की थी, जहां पर हम लोगों ने ये सारे पॉइंट सीख लिया था कि विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ क्या होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रबंधन का अर्थ पहले सीख लिया था कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। आपने ये भी सीख लिया था विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है, दोनों में अंतर क्या है ना। ये सारी चीजें कल जानकारी कर ली थी। ठीक है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत हमने कहा था कौन कौन से कितने स्टेप हैं, कितने सोपान हैं विद्यालय प्रबंधन के, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया, है ना। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया आपको इनके बारे में बताया था। और अंतिम में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, विद्यालय प्रबंधन के संसाधन। ठीक है, याद करो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। मैंने आपको प्रबंधन के बारे में बताया था, मैनेजमेंट किसे बोलते हैं। आपसे मैंने कहा था कि जहां पर आप कहते हैं अनेक लोगों की मदद से प्राप्त संसाधनों की सहायता से जब हम किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। लेकिन मैंने कहा था विद्यालय प्रबंधन ये समाज का एक छोटा सा भाग होता है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि निश्चित संसाधनों की मदद से, कुछ लोगों के द्वारा निश्चित संसाधनों की मदद से निश्चित समय में कम व्यय के साथ, कम खर्चों के साथ जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। याद करो कल की क्लास में तो हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन की 6 प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। 6 प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी कि दुनिया का सबसे पहला कोई कार्य, अगर प्रबंधन का सबसे पहला कार्य होता है तो आपको बनाना है वो कौन सा, प्लान करना। सबसे पहला है योजना बनाना। ठीक है, सबसे पहला है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग के साथ साथ दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, योजना की सफल संचालन के लिए किसकी जरूरत होती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है। कल मैंने दोनों की परिभाषा बताई थी कि कक्षा कक्ष या कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, ये भी कहा था कि संगठन का तात्पर्य एक समूह से होता है जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। संगठन के बाद अगर हम तीसरा देखें तो संगठन के सफल बढ़ाने के लिए या इसके सफल संचालन के लिए हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था निर्देशन के बारे में। चौथा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि निर्देशन के साथ साथ हमें कोई ना कोई नियंत्रक होना चाहिए, कि ना कोई कंट्रोलर होना चाहिए जो हमारे कार्यों पर कंट्रोल करे, हमको बताए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। नियंत्रक के साथ साथ, या आप इसके पहले, नियंत्रक के पहले आप ये जान लो कि इसको अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, आप ये इसके पहले लिख लो, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तब नियंत्रक। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के साथ साथ कोई ना कोई कंट्रोलर होना चाहिए, नियंत्रक होना चाहिए, और लास्ट में आप ऐसा लिखो, लास्ट में आपका तब जाके कोई ना कोई आपको एक रिजल्ट प्राप्त होता है, एक आपको निर्णय प्राप्त होता है। तो ये प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये डायरेक्शन, ये तुम्हारा वो मोटिवेशन,
ये तुम्हारा हुआ क्या, नियंत्रण। क्या हुआ, तो नियंत्रण। कंट्रोलर। और ये तुम्हारा क्या हुआ, तो रिजल्ट। ठीक, ये टोटल जाके 6 स्टेप तैयार होते हैं आपके विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में। लास्ट में विद्यालय प्रबंधन के संसाधन की चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने कहा था कि 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक को हम बोलते हैं मुख्य संसाधन, एक को हम लोग बोलते हैं मुख्य संसाधन। एक संसाधन कौन सा, तो ये मेन होता है, जिसे हम लोग मुख्य संसाधन, मतलब जिसके द्वारा शिक्षा का सफल संचालन बिल्कुल असंभव है, ऐसे संसाधनों को हम लोग मुख्य संसाधन में रखते हैं। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग गौण संसाधनों में रखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्टोर में रखते हैं। अगर आप मुख्य संसाधन का देखें तो मुख्य संसाधन के अंतर्गत मुख्यतः ये 3 आते हैं। क्या क्या, सबसे पहला आता है भौतिक संसाधन। भौतिक रिसोर्स है ना, सबसे पहला आता है भौतिक संसाधन। दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तीसरा, मानवीय संसाधन के बाद तीसरा जो संसाधन आता है इसके अंतर्गत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और वो कौन सा आता है, तो वित्तीय संसाधन। ठीक है, वो कौन सा आता है, तो वित्तीय संसाधन। ये मुख्य संसाधनों के अंतर्गत ये 3 आते हैं। तो जहां हमारी चर्चा हुई थी भौतिक संसाधन और मानवीय पर हो चुकी थी, हमने कहा था भौतिक संसाधन का मतलब ये है कि विद्यालय में वो सारी सुविधाएं जो बच्चों को सीखने में मदद प्रदान करें, जो बच्चों की जो असुविधाएं हैं उसको दूर करने में मदद प्रदान करें, जिनमें सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, तो विद्यालय भवन की, है ना। अब आपने कहा था विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार बना होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, तो याद करो कल की क्लास को, तो मैंने आपको बताया था कि विद्यालय भवन जो हो वो पश्चिम से दक्षिण पूर्व होना चाहिए। किधर, पश्चिम से दक्षिण पूर्व होना चाहिए, आपको ये बताया था। और दूसरा मैंने ये कहा था कि यहाँ पर विद्यालय का जो स्ट्रक्चर हो वो कुछ इस प्रकार हो, ILUHEI, इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा व्यावहारिक है विद्यालय, वो किस प्रकार का, तो ई प्रकार वाला विद्यालय जो है वो सबसे ज़्यादा व्यावहारिक है ना। मानवीय संसाधन के अंतर्गत मैंने कहा था वैसे तो मेनली 3, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 4। प्रधानाध्यापक को अलग से पढ़ते हैं, तो प्रधानाध्यापक है ना, प्रधानाध्यापक के बाद शिक्षक, शिक्षक के साथ साथ छात्र, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या लेना है, छात्र, और छात्र के साथ साथ मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारा जो समुदाय है वो समुदाय भी आता है। ये 4 आते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मुख्यतः कितने संसाधन होते हैं, तो मुख्यतः 2, एक मुख्य, दूसरा गौण। मुख्य संसाधन के अंतर्गत 3, भौतिक, मानवीय और वित्तीय। तो भौतिक मानवीय की चर्चा हो चुकी है, हमारी चर्चा होनी है वित्तीय संसाधन पर। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक का जो हमें पढ़ना है, आज के टॉपिक का हम लोग बना लेते हैं, नाम है उसका क्या, वित्तीय संसाधन। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स, वित्तीय संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सुनिए,
अगर आप वित्तीय संसाधन की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का मानना, आप ऐसा कहें, या फिर जो भी आयोजक या संगठक थे, वो लोग वित्तीय संसाधन को समझाने के लिए इसे 3-4 भागों में बांट कर बताएं, जिसमें से मेनली पहला वाला जो है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्यालय अनुदान, या फिर इसी का हम बोलते हैं विद्यालय विकास अनुदान। वित्तीय संसाधन के अंतर्गत जो सबसे पहला संसाधन आता है वो आता है स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट, विद्यालय विकास अनुदान। दूसरा क्या होता है? अगर ये विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान होता है तो दूसरा क्या होता है? दूसरा आपको बताएं तो ये होता है शिक्षण अधिगम सामग्री ग्रांट। शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। दूसरा आता है तो आता है टिकेलिन ग्रांट। ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा आता है? तो विद्यालय रख रखाव, विद्यालय ठीक है, विद्यालय रख रखाव, स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट, इसको हम लोग बोलते हैं स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट, टीएलएम ग्रांट और स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट। ये तो 3 मेनली है। इसके अलावा भी 1-2 ग्रांट है, जैसे विद्यालय की संपत्ति से अर्जित किया गया। जैसे चौथा अगर देखें तो अगर विद्यालय की किसी संपत्ति से, विद्यालय में कोई पेड़ पौधे हैं पड़े लगे हुए उसके द्वारा, या विद्यालय में बच्चों के द्वारा कुछ भी बागवानी किया गया उसके द्वारा, है ना, तो विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, संपत्ति से अर्जित धन ये। और 5वां जो है वो ग्राम पंचायत निधि, अगर जो ग्राम पंचायत निधि जो बनी उसके द्वारा कोई ग्रांट आता है तो 5वां कौन है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन। ठीक, ये 5 सबसे। चौथा कौन सा है? विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। 5वां कौन सा है? ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन। ये 5 प्रकार के ग्रांट आते हैं खासकर विद्यालय वित्तीय संसाधन के अंतर्गत। अब देखो विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान क्या होता है, किसके अंतर्गत कैसे पैसे आते हैं, तो एक एक को आप समझो। सबसे पहला देखो, सबसे पहला कौन सा? विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान। एक एक को समझो। ठीक है, ये क्या होता है? जानते हो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिया जाने वाला एक मुख्य धन के रूप में समझा जाता है। और प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष 7,000 रुपये अनुदान के रूप में यहाँ दिया जाता है, जिसका उपयोग जो विद्यालय की समितियाँ होती हैं, जो विद्यालय कल्याण समिति या विद्यालय प्रबंधन जो समिति होती है, जिसका उपयोग वो करती है। और इसमें विद्यालय के जितने भी उपकरण हैं उनकी मरम्मत करना, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करना, है ना, दरी चटाई आदि, ठीक, और पुस्तकालय हेतु किताबें, झाड़ू, घड़ी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए विद्यालय को एक ग्रांट दिया जाता है। किसके अंतर्गत पूछे तो आप लिख लीजिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जाने वाला मुख्य धनराशि है।
दिया जाने वाला मुख्य धनराशि किसके अंतर्गत पूछा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, इनको दिया जाने वाला एक मुख्य अनुदान के रूप में माना जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, इन प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष 5,000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष 7,000 अनुदान के लिए दिया गया। अनुदान के रूप में दिया गया। इसका उपयोग कौन करता है तो ये भी जान लो, इसका उपयोग जो विद्यालय कल्याण समिति या फिर कौन तो विद्यालय प्रबंधन समिति करता है। कौन करता है, विद्यालय कल्याण समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति करता है। अब आपके पेपर में प्रश्न पूछता है कि विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय को 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय को कितना तो 7,000 रुपए प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो कौन खर्च करेगा तो विद्यालय प्रबंधन जो समिति बनाई होगी वो खर्च करेगा। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत या फिर ये जो पैसे मिलते हैं इसके द्वारा हम करते क्या है, ठीक है, इस अनुदान के द्वारा ऐसा लिख सकते हैं, इस अनुदान के द्वारा विद्यालय उपकरणों की मरम्मत, जितने भी विद्यालय के उपकरण हैं टूट फूट गए हैं, विद्यालय उपकरण की मरम्मत आप ये कह सकते हैं, साथ साथ फर्नीचर, दरी, चटाई आदि, फर्नीचर, दरी, चटाई आदि की व्यवस्था करना। साथ साथ एक काम और है, पुस्तकालय हेतु किताबें, साथ साथ ये सारी चीजें जैसे झाड़ू हो गया, जैसे घड़ी हो गया, है ना, इनकी व्यवस्था करना। ठीक, तो जितने भी अनुदान दिए जाते हैं उस अनुदान के द्वारा विद्यालय की उपकरणों के मरम्मत की बात कही जाती है। साथ साथ जितने फर्नीचर है, दरी है, चटाई है आदि की व्यवस्था करने का काम, पुस्तकालय हेतु किताबों की व्यवस्था करने का काम, घड़ी की व्यवस्था करने का काम कौन करता है तो आपका ये विद्यालय अनुदान के अंतर्गत दिया गया राशि जो है वो करता है, या विद्यालय अनुदान के अंतर्गत दी जाने वाले धनराशि के द्वारा किया जाता है। अब प्राथमिक विद्यालय को कितना प्रतिवर्ष मिलता है तो ये ध्यान रखना, इनको 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष कितना मिलता है 7,000 रुपये। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा दिया जाने वाला अनुदान है तो सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जाने वाला एक प्रमुख धनराशि है, जिसमें 5,000 रुपये प्राथमिक विद्यालय को, 7,000 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जाता है, जिसका उपयोग जो विद्यालय की प्रबंधन समिति है वो करता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः विद्यालय उपकरण की मरम्मत करने में, फर्नीचर की व्यवस्था करने में, दरी, चटाई आदि की व्यवस्था करने में, पुस्तकालय हेतु किताबों की व्यवस्था करने में, झाड़ू, घड़ी आदि की व्यवस्था करने में किया जाता है। दूसरा देखिए,
दूसरा आपने दिया शिक्षण सहायक सामग्री प्रबंधन। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री अनुदान आप लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, TLM ग्रांट। अब देखो ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री अनुदान किसके अंतर्गत और कितने रुपए दिए जाते हैं। तो आपको बताएं, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ये भी दिए जाने वाला एक धनराशि है। आप लिख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को रुपया, प्रत्येक शिक्षक को कितना रुपए, तो प्रत्येक शिक्षक को रुपया 500 प्रति वर्ष TLM निर्माण के लिए जाता है। प्रति वर्ष कितना, 500 रुपए 500 प्रति वर्ष किसके निर्माण के लिए, तो TLM निर्माण के लिए दिया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल निर्माण के लिए दिया जाता है। अब आपसे जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कि प्रतिवर्ष विद्यालयों को कितने रुपए दिए जाते हैं TLM निर्माण करने के लिए, TLM की व्यवस्था करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, TLM निर्माण करने के लिए, तो आपको बताना है कितने रुपए, 500 रुपए। विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय को 5000, उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7,000, लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत टोटल केवल और केवल 500 रुपए प्रति वर्ष TLM निर्माण के लिए प्रत्येक छात्र को दिया जाता है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों सब में। बात करें अगली, अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री के अलावा बात करें कि कौन कौन सी ग्रांट और है, तो मैंने कहा था इसके बाद जो तीसरा है वो है विद्यालय रख रखाव अनुदान। तीसरा कौन सा है, विद्यालय स्कूल मेंटेनेंस। विद्यालय विकास अनुदान और विद्यालय रखरखाव अनुदान में अंतर है। वहां पे केवल और केवल जो जितने भी टूटे फूटे आप कह सकते हैं उपकरण है, उनकी मरम्मत में, फर्नीचर की व्यवस्था करने में, दरी चटाई की व्यवस्था करने में, पुस्तकालय हेतु किताबों की व्यवस्था करने के लिए जो अनुदान आता है वो विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत आता है। अगर विद्यालय रखरखाव अनुदान की बात करें तो कहा जाता है कि शासन स्तर पर, ठीक है, शासन स्तर पर विद्यालय में जितने भी टूटे फूटे उनको मरम्मत करने के लिए, सिर्फ दीवारें, बाउंड्री, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, तथा रखरखाव के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें 3 कमरे वाले विद्यालय के लिए कितना, तो यहाँ पर 5,000 और 3 कमरों से अधिक वाले विद्यालय को 10,000 रुपये 2015-16 से प्रस्तावित है। और इसमें आवश्यकता अनुसार रंगाई, पुताई, मरम्मत ये सब आते हैं। तो कह सकते हैं शासन स्तर पर विद्यालय में टूट फूट, विद्यालय में टूट फूट, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ठीक। अब इसके अंतर्गत देखो क्या है, एक अनुरक्षण अनुदान तो दिया जाता है, वो अगर ऐसा कोई विद्यालय है जो 3 कमरे हैं, तो 3 कमरों के विद्यालय के लिए कितना, 3 कमरों के विद्यालय के लिए 5,000
तथा 3 कमरों से अधिक विद्यालय के लिए विद्यालय के लिए 10,000 रुपये 2015-16 से प्रस्तावित। मतलब अगर कोई विद्यालय 3 कमरों का होगा तो उसके लिए 5,000, 3 कमरों से अधिक का विद्यालय होगा तो उसके लिए 10,000 रुपये 2015 और 16 से प्रस्तावित है। इतने रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो आप कह सकते हैं इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? तो विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार हम लोग करते क्या हैं, आवश्यकता के अनुसार जो भी मरम्मत, रंगाई, पुताई, सफाई, बाउंड्री निर्माण, ठीक है, सौंदर्यीकरण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब विद्यालय में जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी मरम्मत, रंगाई, पुताई, सफाई, बाउंड्री निर्माण, सौंदर्यीकरण आदि के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 5,000 रुपये, यह ध्यान रखना जरूर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंतर्गत जो विद्यालय का वो पैसा आता है वो 5,000 रुपये 3 कमरों वालों के लिए, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जैसे 3 से अधिक कमरे होंगे, 3 से कमरों से अधिक कमरे वाले अगर होंगे तो उसके लिए 10,000 रुपये कब से, तो 2015-16 से प्रस्तावित माना जाता है। इतने रुपए मिलते हैं विद्यालय रखरखाव अनुदान के अंतर्गत। ये तो 3 मेनली हो गए। इसके बाद मैंने कहा कि ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे चौथा आप कहते हैं विद्यालय संपत्ति से अर्जित धन। कौन सा? अगर आप विद्यालय की संपत्ति से कोई अर्जित धन करते हैं, ठीक है, तो भी एक प्रकार का वो कैसा संसाधन होगा, वित्तीय संसाधन होगा। ठीक है, अगर हम ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त कोई धन करते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन, ये भी कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसमें विद्यालय में जैसे मान लो बच्चों ने कुछ बागवानी की या कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगाए जिसका बिक्री हुआ, कुछ पैसे आए, तो उससे अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि जो बनाई गई उसमें अगर कोई अनुदान दे रहा है या विद्यालय में समाज के द्वारा कोई सहयोग किया रहा है तो उसके द्वारा दिए गए सहयोग को, इसके प्राप्त धन के बारे में चर्चा करते हैं। तो टोटली ये 5, टोटली अगर आप देखें तो टोटली वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत 5 आते हैं। वैसे तो 3 मेनली ये हैं, विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षण सहायक सामग्री का अनुदान और विद्यालय रखरखाव अनुदान, ये 3 हैं। 2 आप ये भी कह सकते हैं विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन, ये सब आते हैं। ठीक, ये कहानी थी वित्तीय संसाधन की। तो इस प्रकार हमारी कहानी मुख्य संसाधनों में तीनों खत्म हो गई। हम लोगों ने भौतिक संसाधन क्या होता है, मानवीय क्या होता है और वित्तीय ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं गौण संसाधनों के बारे में। देखिए, कौन कौन से ऐसे सेकेंडरी रिसोर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेकेंडरी रिसोर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, विद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो गौण संसाधन के अंतर्गत जो सबसे पहला संसाधन आता है वो आता है शैक्षणिक संसाधन, इंस्ट्रूमेंटल रिसोर्स। ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं इसको, एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है,
तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है, या आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत केवल और केवल क्लास कक्षा कक्ष प्रबंधन आता है कि बैठने की किस प्रकार व्यवस्था है ना। जितने भी शैक्षणिक कक्षा कक्ष से संबंधित है, कमरे की दीवारें कैसी हो, तो हल्की पुती हो, ब्लैक बोर्ड दीवार से 4 फुट की ऊंचाई पर हो, ये सारी चीज़ें, दीवारों पर बहुत सारे चित्र ऐसे लगे हो जो बच्चा देखे और पढ़े। जो विद्यालय में ब्लैक बोर्ड हो उसके ऊपर एक पीली पट्टी बनी होनी चाहिए, उस पर कुछ चित्र बन लिखे होने चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ लिखे होते हैं, वर्णमाला से लेकर और सारी चीज़ें, तो बच्चा उसको देखे और सीख पाए। मतलब क्लास का पूरा मैनेजमेंट, कि कैसी क्लास होनी चाहिए, कैसे इफेक्टिव क्लास होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना शैक्षणिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। साथ साथ इसी के अंतर्गत और एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, TLM। क्या आता है? शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, कि कैसे TLM का एक मैनेजमेंट किया जाए, कैसे भी जितनी भी सीखने सिखाने वाले सामग्री है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, ये सारी चीज़ें शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री के प्रबंधन के अंतर्गत आती है। मुख्यतः इसमें एक पॉइंट मिलता है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो होता है लर्निंग कॉर्नर। क्या होता है? लर्निंग कॉर्नर। हम आपको बताएं कि लर्निंग कॉर्नर का मतलब, जैसे आप किसी विद्यालय में गए तो जहाँ आप एंट्री करते हैं वहीं पर किनारे देखो एक न्यूज़पेपर लगा होता है और सारी चीज़ें रखी होती हैं, आप उसको पढ़िए। तो विद्यालय का एक ऐसा कोना, वहाँ पर देखिए कलर रखे होते हैं, उससे आप पेन उठाइए, कलर करिए, कुछ बनाइए चित्र उत्र। तो विद्यालय का एक ऐसा कोना जहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध से रखी जाती है, जिसे छात्र छूकर, देखकर, पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। ये ज्ञान वृद्धि में सहायता होते हैं तथा साथ साथ अवलोकन, निरीक्षण एवं निष्कर्ष के गुणों का विकास भी बच्चों होता है। तो क्या होता है लर्निंग कॉर्नर, अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप इतना जानिएगा शैक्षणिक संसाधन के अंतर्गत ये 2 प्रकार के रिसोर्स है। कक्षा कक्ष का प्रबंधन कैसा होना चाहिए ये जानना है, और दूसरा शिक्षण अधिगम सामग्री में लर्निंग कॉर्नर क्या होता है ये जानना है। तो एक ऐसा कोना जहाँ पर शिक्षण अधिगम से संबंधित बहुत सारी सामग्रियाँ रखी होती हैं, बच्चा उसे छूकर, देखकर, पढ़कर कुछ ज्ञान अर्जित कर सकता है तथा छात्रों में अवलोकन और निरीक्षण करने की क्षमता का भी विकास होता है। इसी के अंतर्गत जो तीसरा आता है वो आता है कौन सा? तो पुस्तकालय प्रबंधन, की विद्यालय में पुस्तकालय किस जगह पे होना चाहिए, है ना, पुस्तकालय में किस प्रकार की किताबें रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। मतलब एक आप कह सकते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत जो लाइब्रेरी होती है उसका पूरा मैनेजमेंट, वो एक प्रकार का शैक्षणिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है या शैक्षणिक संसाधन के अंतर्गत आता है। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, शैक्षणिक प्रबंधन। ठीक। इसके बाद दूसरा जो आता है वो कौन सा होता है? तो होता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन जिसे आप टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इस समय प्रबंधन के अंतर्गत 3 प्रकार की समय सारणियां भी आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कक्षा कक्ष समय सारणी, जो क्लास टाइम टेबल होता है, एक तो ये आता है। कक्षा कक्ष के बाद एक आता है अध्यापक समय सारणी, और तीसरा आता है छात्र समय सारणी या प्रधान समय सारणी। मान लो प्रधान समय सारणी, ऐसी सामग्री जिसमें ये दोनों इंक्लूडेड होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान समय सारणी। जब आप कक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ जिसमें लिखी होती हैं, क्लास से रिलेटेड जिसमें संपूर्ण जानकारी लिखी होती है, वो सब कक्षा समय सारणी कहलाती है। अध्यापक को किस क्लास में कब कितने टाइम तक पढ़ाना है, उससे संबंधित जहाँ जानकारियाँ लिखी होती हैं वो अध्यापक समय सारणी के अंतर्गत आती हैं। प्रधान समय सारणी एक ऐसी समय सारणी होती है जिसमें कक्षा कक्ष समय सारणी और अध्यापक समय सारणी दोनों इंक्लूड होता है मेरे भाई। तो ये एक अच्छा है। आपको बताएं इस समय प्रबंधन के अंतर्गत मेनली ये 3 सिद्धांत भी इंक्लूड होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला आपका न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत
क्या होता है, मतलब चाहे वो बालक हो, चाहे वो कच्छ समय सारणी हो, चाहे वो शिक्षक के से संबंधित कोई समय सारणी बनाई गई हो, तो उसमें सबके न्याय को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, है ना, कि सबकी क्लासेस जो हो वो इस प्रकार ना हो कि एक साथ लगी हो, सुबह से शुरू हो शाम तक खत्म हो जाए, शाम को खत्म हो, है ना, बल्कि सबकी बराबर, सबको बराबर मौका मिले और सबको ध्यान में रखकर बनाया जाए, मतलब सबको न्याय के द्वारा, है ना, सबको न्याय दिलाने का अधिकार हो, मतलब न्याय के अनुसार किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, ये ध्यान में रखना होता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा जो समय सारणी है वो है प्रिंसिपल, ध्यान रखने वाला कौन सा सिद्धांत, तो लचीलेपन का सिद्धांत। ऐसी समय सारणी होनी चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना, जिसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकें आवश्यकता के अनुसार। समय जैसे मान लो कोई टाइम टेबल आपने बनाया, उस टाइम टेबल के अनुसार बच्चा सुबह विद्यालय ही नहीं आ पाता है ना, तो एक ऐसी समय सारणी जहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, लचीलेपन का सिद्धांत। तीसरा देखिए, एक होता है विविधता का सिद्धांत। ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कोई समय सारणी बनाइए तो उसमें विविधताओं को ध्यान में रखिए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिए, जैसे जिससे कि बच्चे के शारीरिक विकास हो पाए, मानसिक विकास भी हो पाए, है ना, सामाजिक विकास भी हो पाए, संवेगात्मक विकास भी हो पाए, मतलब विविध चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाए। समय सारणी के निर्माण के दौरान बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात विविधताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये कहलाता है आपका समय प्रबंधन के अंतर्गत। तीसरा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, है ना, को करिकुलम एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करना, को करिकुलम एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करना, वो भी एक प्रकार से गौड़ संसाधन के अंतर्गत आते हैं, है ना, वो भी गौड़ संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो कैसे क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। जितने भी आप कहते हो ये खेल कूद वाले, ठीक है, जितने भी आप खेल कूद वाली बात करते हैं, जितने भी आप खेल कूद के साथ साथ अगर आप शैक्षिक तथा सामूहिक गतिविधि की बात करते हैं, शैक्षिक एवं सामूहिक गतिविधि, ठीक। तीसरा, राष्ट्रीय पर्व और शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, ये सब राष्ट्रीय पर्व, शैक्षणिक भ्रमण और बागवानी, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, खेल कूद, शैक्षिक एवं सामूहिक गतिविधि, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षणिक भ्रमण, ठीक, साथ साथ बागवानी, ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन कर अंतर आते हैं। चौथा जो है, जो फोर्थ है गौड़ संसाधन, ये तो दूसरा, ये तीसरा, जो चौथा है वो है इम्पोर्टेंट, और वो है सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये आता है चौथा। इसको डिटेल्स आपको समझना होगा, तो आप इस प्रकार समझिए। यहां लिख लेते हैं, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन।
इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। ये अब देखो इसमें क्या क्या आता है। ठीक, इसमें जो मेनली आते हैं वो 3 हम लोग ध्यान में रखते हैं। देखो सबसे पहला क्या, देखिए मेनली तो सबसे पहला जो आता है वो आता है सामान्य अभिलेख। ठीक है, सामान्य अभिलेख सबसे पहला आता है। दूसरा, सामान्य के साथ साथ अध्यापकों से संबंधित अभिलेख आता है। तीसरा, अध्यापकों के साथ साथ तीसरा है आपका, अध्यापकों के साथ साथ जो तीसरा है वो एक प्रकार से शिक्षार्थियों से संबंधित है। दूसरा, ये पहला। शिक्षार्थी से संबंधित। ठीक है, अब इस सामान्य अभिलेख के अंतर्गत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है लॉग बुक। सबसे पहला कौन सा आता है? लॉग बुक। बताएंगे क्या होता है, पहले सुन लीजिए कौन कौन सा आता है, बताएंगे क्या क्या होता है। आप कह सकते हैं अभिभावक शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ। ठीक है, जिसे आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन बोलते हैं, पीटीए बोलते हैं ना। अध्यापक अभिभावक शिक्षक संघ। तीसरा होता है मातृ शिक्षक संघ, इसी को आप बोलते हैं पीटीए, इसी को आप बोलते हैं एमटीए। ठीक, इसके बाद आप देखिए ग्राम शिक्षा समिति पंजिकाएं जितनी है, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका ये। ठीक, साथ साथ मीना मंच, विद्यालय से संबंधित अर्जित धन, ये सब। पांचवा इसके अंतर्गत आता है मीना मंच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितना इंपॉर्टेंट बता दें इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मीना मंच क्या होता है, मीना मंच कब संकलित किया गया, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब। ठीक है, ठीक। आइए अब देखते हैं अभिभावकों से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। समझिए, अध्यापकों से संबंधित जो सबसे पहला अभिलेख है वो कौन सा है? उपस्थिति पंजिका। ठीक, दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत दूसरा होता है अवकाश पंजिका। तीसरा अध्यापक दैनांदिनी, जो टीचर वो होता है, डायरी होता है, तो अध्यापक दैनांदिनी। ठीक है, इसके बाद इसी के अंतर्गत जो चौथा होता है वो आता है मध्याह्न भोजन योजना। इससे संबंधित आप जहाँ जानकारी लेते हैं, एमडीएम से संबंधित जो रजिस्टर होता है वो अध्यापकों से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अभिलेख है, जैसे उपस्थिति पंजिका जिसमें टीचर अपना अटेंडेंस लगाता है, अवकाश पंजिका जिसमें
कब कैसे हॉलीडे रहा है ना, ये अवकाश लिखे होते हैं। अध्यापक दैनंदिन, एक टीचर की डायरी जहाँ पर टीचर अपने रोजाना का लिखता है कि रोजाना हमने क्या कार्य किया, कल क्या करना है ना। तो ये सब जहाँ वो नोट करता है उसे हम बोलते हैं क्या, अध्यापक दैनंदिन। और अंतिम है मध्याह्न भोजन योजना। एक ऐसा रजिस्टर आपने विद्यालय में देखा होगा जिसमें जो एमडीएम के लिए खासकर है उसमें लिखा जाता है कितने विद्यालय रहे, क्या भोजन बना, है ना, ये सारी चीजें लिखी जाती है। शिक्षण से संबंधित अभिलेखों की बात करें तो इसके अंतर्गत भी ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है कौन सा, छात्र उपस्थिति पंजिका। ठीक, छात्र उपस्थिति पंजिका में के साथ साथ आप यहीं पर ये भी पढ़ते हैं, ठीक, जितने भी बच्चों को ड्रेस वितरण किए जाते हैं तो गणवेश वितरण, ठीक। चलिए तीसरा, जब आप छात्र उपस्थिति पंजिका, जैसे यहाँ पर टीचर अटेंडेंस होता है वहाँ पर छात्र उपस्थिति होता है, ठीक है। यहाँ गणवेश वितरण, जहाँ पर ड्रेस जो वितरण किए जाते हैं उसके बारे में लिखा जाता है, छात्रों को दिया जाता है। यह इसलिए इसे छात्रों से संबंधित या शिक्षार्थियों से संबंधित अभिलेख कहा जाता है। जो भी छात्रवृत्ति बच्चों को दिया जाता है ना। तो ये छात्रवृत्ति वितरण जो पंजिका है, ठीक, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षार्थियों से संबंधित अभिलेख के अंतर्गत आता है, ठीक। और अगला विद्यालय ठीक, प्रवेश प्रगति पुस्तक वितरण, विद्यालय प्रवेश सब एक साथ ले लेते, प्रवेश प्रगति, ठीक है, पुस्तक वितरण आदि। क्या, पुस्तक वितरण, जहाँ पर पुस्तकों के वितरण के बारे में लिखा होता है, जहाँ पर विद्यालय की प्रगति के बारे में लिखा होता है, जहाँ पर विद्यालय में प्रवेश से संबंधित जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो शिक्षार्थियों से संबंधित अभिलेखों के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सामान्य अभिलेखों से शुरू करते हैं, ठीक। इनमें एक लॉग बुक जो आया है ये थोड़ा सा आपको परेशान करता है। और तो पीटीए एमटीए इनके बारे में आप जानते हैं कि विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा होता है उन्हीं के घर के गार्जियंस होते हैं और टीचर्स, इन दोनों में जो भी मीटिंग्स होती है वो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंतर्गत कहलाती है। मातृ शिक्षक संघ में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताएं और साथ साथ कुछ शिक्षक और कुछ लोगों का एक मेंबर होता है जो कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए कार्य करता है। लेकिन मेनली आप लॉग बुक जान लो, लॉग बुक किसे बोलते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं जानते, ठीक। किसे बोलते हैं, लॉग बुक, ठीक है। आप लिख लीजिए, यह विद्यालय की एक ऐसी डायरी है, यह विद्यालय की एक ऐसी डायरी है जहाँ, यह विद्यालय की एक ऐसी डायरी है जहाँ विद्यालय की विशेष घटनाओं, जहाँ विद्यालय की विशेष घटनाएं, जहाँ विद्यालय की विशेष घटनाएं, योजनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, ठीक, नवीन पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय कार्य के घंटे, ठीक है, विद्यालय कार्य के घंटे। और आप कुछ लिख सकते हैं, आने जाने वाली सूचनाओं का विवरण, ये भी लिख सकते हैं, आने जाने वाली सूचनाओं का वितरण, ठीक। आने जाने वाली सूचनाओं का वितरण।
निरीक्षण संबंधी कार्य आदि का विवरण दिया होता है। ठीक, निरीक्षण संबंधी कार्य आदि का वितरण दिया होता है। आपको केवल इतना जानना है कि एक ऐसी डायरी जहां पर विद्यालय की विशेष घटना, योजना, नवीन पाठ्य पुस्तक, विद्यालय कार्य के घंटे, आने जाने वाले सूचनाओं, इन सब के बारे में लिखा पढ़ा होता है। ठीक है, इन सब के बारे में लिखा पढ़ा होता है, आपको ये जानना है। ये होता है लॉग बुक। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के बारे में आप जानते हैं, पीटीई क्या होता है। मैंने कहा विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का एक गार्जियन है ना, वो शिक्षक और लोगों की कमेटी होती है जो कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने की तरफ से कुछ सुझाव देते हैं। ऐसे एमटीए काम करता है, जो आपका मात्र शिक्षक संघ है वो भी ऐसे काम करता है। ठीक, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका में आपको मैंने बताया पहले भी, एक ऐसी पंजिका जिसमें ग्राम प्रधान, शिक्षक को जो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे, उनके माता पिता भी इंक्लूड होते हैं। आवश्यकता अनुसार समय समय पर भी सब भी मदद करते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने में। मीना मंच के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है मीना मंच। पहले आप पढ़ लो क्या, ठीक है, पहले आप मध्याह्न भोजन योजना वाला देख लो, एमडीएम जो योजना है वो देख लो। ठीक है, अध्यापकों से संबंधित जो सामग्री है उसमें एक सामग्री है एमडीएम रजिस्टर के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन के बारे में तो आप जानते हैं कब से प्रभावी है एमडीएम, कब से प्रभावी है एमडीएम। मिड डे मील परियोजना। ठीक है, एमडीएम अगर आपसे पूछे कब से प्रभावी है तो आप जानते हैं कि ये 15 अगस्त 1995 से प्रभावी माना जाता है। एमडीएम का मुख्य काम ये था कि ऐसे बालक जो विद्यालय में जिनकी उपस्थिति 80% हो, उनको हम लोग राशन के रूप में 3 किलोग्राम गेहूँ या 3 किलोग्राम क्या प्रदान करेंगे, चावल प्रदान करेंगे, ये कहा गया था। लेकिन मैंने कहा था बाद में ये जो बातें कही गई थी ये केवल किसके लिए थी, प्राथमिक विद्यालय के लिए थी। किसके लिए थी, प्राथमिक विद्यालय के लिए। लेकिन मैंने कहा बाद में बढ़ावा मिला तो प्राथमिक के साथ साथ कौन से विद्यालय में लागू हो गया, उच्च प्राथमिक विद्यालय। कौन से विद्यालय में लागू हो गया, उच्च प्राथमिक विद्यालय में लागू हो गया। ठीक है, अब इसमें एमडीएम योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि पहले हम राशन देते थे, अब राशन नहीं देंगे, बल्कि विद्यालय में ही हम बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि जो 4 दिन है वो 4 दिन चावल के बने भोजन दिए जाएंगे और जो 2 दिन बचा इसमें गेहूं के बने भोजन दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात कही गई थी। लेकिन फिर बदलाव हो गया। अब विद्यालयों में क्या कहा गया, विद्यालयों में पौष्टिक भोजन बना कर दिया जाए, उनको 7 दिन पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए। ठीक है, पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए, ये भी कहा गया। अगर आप इसको और डिवाइड करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, ये कहा गया था अगर कोई ऐसा विद्यालय है जो 1 to 5th का विद्यालय है तो वहाँ पर क्या क्या होगा, तो वहाँ पर ये कहा गया 450 किलो कैलोरी है ना एनर्जी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए होना चाहिए। और जो 6 to 8 का विद्यालय है उसके लिए 450 नहीं बल्कि 700 किलोग्राम ये कैलोरी, 700 किलोग्राम कैलोरी, 700 किलोग्राम कैलोरी और कितने ग्राम प्रोटीन, तो 20 ग्राम प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए। ये बातें कही गई थी एमडीएम के अंतर्गत जब उसे बढ़ावा मिला। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा विद्यालय है जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर प्रति छात्र 3.59 रुपये खर्च करने आता है, ये अनुदान तो ये देखे जाते हैं। और अगर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो 5.39 रुपये लगता है, उसका भी हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो प्राथमिक विद्यालयों में 3.59 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पैसे, तो 5.39 रुपये मिले। और एक बात और कहा गई कि ये प्रत्येक वर्ष आप मान लो 7.5% की ग्रोथ। ठीक, तो ये प्रत्येक वर्ष 7.5% बढ़ोतरी
कब, कौन से माह में, तो अप्रैल माह में ये कहा गया। ठीक। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एमडीएम योजना कब लागू की गई, तो आपको जानना है 1 सितंबर 1994। ठीक है, 1 सितंबर 1994 उत्तर प्रदेश में एमडीएम योजना को संचालित किया गया था। तो ये थी कहानी आज की जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है सामान्य अभिलेख। तो इन सामान्य अभिलेखों के बारे में जान लिए हैं। जो अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, अध्यापकों से संबंधित कोई भी, ठीक है, या शिक्षकों से संबंधित कोई भी, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। देखो, अन्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वित्तीय अभिलेख भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग उसको टच नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, जो वित्तीय अभिलेख, कौन सा अभिलेख, वित्तीय अभिलेख। इस वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत देखो क्या क्या चीजें आती हैं। तो दैनिक रोकड़ा, जो डेली कैशबैक रजिस्टर है, ठीक है, दैनिक रोकड़ा बाकी रजिस्टर, ठीक है, जो डेली कैश बुक है, ठीक है। साथ साथ आप देखिए वही खाता, जितने भी लीडजर होते हैं वही खाता होते हैं, ठीक है। ये सब वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत ये दोनों भी चीजें आती हैं, ठीक है। कौन से अभिलेख, तो वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। ये 4 प्रकार के सूचनाओं एवं प्रबंधन के अंतर्गत 4 आता है। एक सामान्य अभिलेख, एक अध्यापकों से संबंधित, तीसरा शिक्षार्थियों से संबंधित, और चौथा कौन सा, वित्तीय अभिलेख। तो आज के लिए मेरे भाई इतना रखते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे कल अगली क्लास में, तो इसके आगे वाले पार्ट पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। धन्यवाद।